नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और वक्त उत्तराखंड की खबरों को जान लेने का। और सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की महत्वाकांक्षी परियोजना सौंग बांध के बारे में। सौंग बांध के निर्माण को लेकर कवायद तेजी के साथ शुरू हो गई है। सचिवालय में आज मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में सौंग बांध के मुद्दे पर इस पेयजल योजना के संबंध में उच्च अधिकार प्राप्त समिति की एक बैठक हुई, जिसमें परियोजना के निर्माण हेतु माल देवता हिलांस वाली रगड़गांव धुत्तू सड़क को पीडब्ल्यूडी से हटाकर सिंचाई विभाग को ट्रांसफर करने पर मुहर लग गई है। साथ ही पुनर्वास के लिए नीति का ड्राफ्ट भी प्रस्तुत किया गया। परियोजना की प्रस्तावित लागत 1580 करोड़ रुपए है। बांध की ऊंचाई 130.60 मीटर और लंबाई 225 मीटर होगी। इससे बनने वाली झील की लंबाई की अगर बात की जाए तो ये 3.5 किलोमीटर होगी, जिसमें 264 लाख घन मीटर पानी इकट्ठा हो सकेगा। इससे देहरादून नगर की 10 लाख की जनसंख्या को साल में 2051 तक 150 MLD पेयजल आपूर्ति हो सकेगी। यानी कि पेयजल को लेकर एक बहुत जो किल्लत है, उस समस्या का समाधान बहुत हद तक हो सकेगा। परियोजना के निर्माण में कुल 275 परिवार विस्थापित होंगे, तो 10.641 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। इन 275 लोगों को कहां पर इनको पुनर्वास करना है, इसके लिए भी एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। सुनील नौप्रभा देहरादून से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुनील, आज की मीटिंग में बहुत ही अहम फैसले लिए गए। एक तरफ कितना खर्च होना है, किस तरह से काम शुरू होना है, और दूसरी तरफ जो विस्थापित लोग होंगे उनके पुनर्वास को लेकर भी। बिल्कुल, मैंने कहा ये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी हाई पावर कमेटी की, जो सौंग बांध के लिए बनाई गई है। सौंग बांध जो परियोजना है, ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2017 में जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो उनका सपना था कि सौंग बांध परियोजना को अमली जामा पहनाया जाए। अब इस पर नवंबर में इसको पर्यावरण स्वीकृति मिली। उसके बाद इस पर काम अब तेजी से शुरू हो गया है। लक्ष्य है कि अगले 1 साल में जो सौंग बांध परियोजना है, जो महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसका कार्य कंप्लीट कर लिया जाए। इस परियोजना के बनने से मैंने कहा सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में जो पानी की किल्लत है, सिंचाई के पानी की किल्लत है, वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। और करीब 2051 तक जो बताया गया, जो दावा किया जा रहा है कि 2051 तक देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों में लोगों को पानी की किल्लत नहीं होगी। 1,50,000 किलोलीटर प्रति डे पर परिवार को इस परियोजना के बनने के बाद पानी मिल सकेगा। इसका जो दूसरा बड़ा महत्व है, एनओसी मिलने के बाद आगे का काम शुरू हो गया, लेकिन इस प्रोजेक्ट में अब आगे और कौन-कौन सी अड़चन या चुनौतियां आ सकती हैं? जो विस्थापित होंगे लोग, उन्हें कहां पर अब रखा जाएगा? क्या उसके लिए सहमति बन चुकी है या ये काम होना भी बाकी है? देखिए, मैंने कहा जैसे ही इसको पर्यावरण स्वीकृति मिली, उसके तत्काल बाद इसके लिए अलग एक टीम गठित कर दी गई है। 275 परिवार विस्थापित किए जाने हैं, जिसमें टोटल 4 गांव हैं। 3 गांव टिहरी जनपद के हैं और 1 गांव देहरादून का है। तो इसके लिए अधिकारियों की एक टीम अलग से गठित कर दी गई है कि 275 परिवारों को कोई दिक्कत न हो, उनको उनकी इच्छा के अनुसार विस्थापित किया जाए। और इसके साथ साथ ये पूरा काम एक टारगेट बनाकर कंप्लीट हो, ताकि साल भर के अंदर इस परियोजना को कंप्लीट किया जा सके, जैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं। इस परियोजना के बनने के बाद बिल्कुल, और सुनील, जैसा सरकार दावा कर रही है, अगर उसी तरह से काम होता है और दावे सच साबित होते हैं तो जाहिर सी बात है एक बड़ी समस्या से लोगों को राहत मिल जाएगी। पेयजल की समस्या जो देहरादून और आसपास के मैदानी इलाकों में भी अब बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है, उस समस्या से लोगों को मुक्ति मिल सकेगी और लंबे वक्त के लिए। धन्यवाद सुनील इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। हालांकि अभी भी कई और अड़चनें, चुनौतियां जिनको निपटाना जरूरी है इस प्रोजेक्ट के राह में। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बात उत्तराखंड पुलिस विभाग की करते हैं। बड़े पैमाने पर फेरबदल उत्तराखंड पुलिस विभाग में देखने को मिला। 12 IPS अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है। अजय सिंह को पुलिस अधीक्षक STF का चार्ज दिया गया। डेपुटेशन से लौटे नीलेश आनंद भरणे को साइबर क्राइम, कार्मिक, लॉ एंड ऑर्डर का चार्ज दिया गया है। नीरू गर्ग बनी है महानिरीक्षक सतर्कता विभाग। तो इस तरीके से बहुत बड़े फेरबदल किए गए हैं। आगे भी इस तरह के फेरबदल शायद और देखने को मिल सकते हैं। साइबर कार्मिक, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई है जो अभी जस्ट डेपुटेशन से लौटे उन्हें। 12 IPS अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल। अनुपम त्रिवेदी, एडिटर उत्तराखंड, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनुपम जी, काफी बदलाव, इस बदलाव के पीछे की वजह क्या है असल?
जी देखिए, असल में 30 नवंबर को नए डीजीपी अशोक कुमार ने चार्ज संभाला है और उसके बाद ये पहला बड़ा फेरबदल है आईपीएस अफसरों की जिम्मेदारियों में, जो पुलिस हेडक्वार्टर्स में यहाँ तैनात थे। तो एक तरीके से उनकी टीम का हिस्सा माना जा रहा है, उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना जा रहा है जो उन्होंने फेरबदल किया है। कुछ अफसरों को उन्होंने इम्पोर्टेंट जिम्मेदारियां दी हैं, जैसे एसटीएफ को काफी मुझे लगता है कि फोकस करने की कोशिश है एसटीएफ में, और इसके अलावा सतर्कता पे काफी करने की फोकस है। तो इस तरह के विभागों में उन्होंने विशेष तौर पे जोर दिया हुआ है। संजय गुंजियाल एक सीनियर आईपीएस अफसर हैं, फिलहाल अभी कुंभ मेला की जिम्मेदारी देख रहे हैं, और उनसे जो एसडीआरएफ का चार्ज है, जो आपका डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, ये पुलिस की बड़ी महत्वपूर्ण फोर्स है, ये फिलहाल उनसे चार्ज वापस ले लिया गया है ताकि वो कुंभ पे पूरी तरह से फोकस कर सकें। इस तरीके से एक पुलिस का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है आपका नरेंद्र नगर में, वहाँ के लिए एक नया डायरेक्टर उनको दिया गया है। तो ये एक फेरबदल पूरा किया गया, और मुझे लगता है जो नए डीजीपी ने है उन्होंने अपने हिसाब से इसमें काफी कुछ रिकमेंडेशंस की होंगी ट्रांसपोर्ट। और बिल्कुल, और साइबर क्राइम को भी फोकस में रखा गया है। इस फेरबदल में एक बड़ी जिम्मेदारी नीलेश को दी गई है साइबर क्राइम को लेकर भी। देखिए, नीलेश आनंद भरणे अभी लौटे हैं डिप्यूटेशन से, ये महाराष्ट्र में थे, तो ये माना जा रहा है कि इन्होंने कुछ तजुर्बा हासिल किया है इस बीच में, कुछ क्राइम वगैरह के, तो खासकर साइबर वगैरह के कुछ केसेस क्रैक किए होंगे, तो उसी को देखते हुए उनको जिम्मेदारी दी गई है। उसके साथ साथ उसमें 2 एडिशनल जिम्मेदारियां और दी गई है। वो कार्मिक भी देखेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट विभाग होता है अफसरों से और कर्मचारियों के इशूज से जुड़ा हुआ, उसको भी देखेंगे, और लॉ एंड ऑर्डर की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। जी जी अनुपम जी, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बड़े फेरबदल पुलिस विभाग में देखने को मिले हैं, जिम्मेदारियां बदली गई हैं। और अगली खबर देहरादून सचिवालय की मीटिंग से जुड़ी हुई। ये मीटिंग इस वक्त चल रही है, सचिवालय में चल रही है कैबिनेट की मीटिंग। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, राज्य मंत्री धन सिंह रावत, मदन कौशिक मीटिंग में मौजूद हैं। मीटिंग में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो इस वक्त कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग चल रही है। कई अहम प्रस्ताव आज रखे जाएंगे मीटिंग के दौरान, जिन्हें मंजूरी मिल सकती है। और कैबिनेट की मीटिंग शुरू होने से पहले पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष अनुसुईया प्रसाद मैखुरी को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। इधर वित्तीय अनियमितता के आरोप में फंसे उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जांच ने जवाब दाखिल करने को कहा है। अनियमितता की शिकायत पर 10 नवंबर को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गढ़वाल कमिश्नर को जांच के आदेश दिए थे। कमिश्नर प्रारंभिक जांच करीब पूरी कर चुके हैं। उधर जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक ने याचिका दाखिल कर जांच के आदेश को ही चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक कारणों से उनके खिलाफ दुर्भावना से प्रेरित होकर जांच के आदेश दिए गए हैं और अब उन्हें फौरी तौर पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी नैनीताल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र, आखिर क्या वजह रही कि जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर जो जांच के आदेश सीएम ने दिए, उस जांच पर अभी रोक लगा दी गई? देखिए, अगर देखा जाए तो इनका पूरा जो जिला पंचायत पर थे और लगातार इस तरह की शिकायतें मुख्यमंत्री को मिल रही थी, तो मुख्यमंत्री ने 10 नवंबर को इस पूरे मसले को लेकर जांच के आदेश दे दिए थे। हालांकि इस पूरे मसले पर जो गढ़वाल कमिश्नर की जांच लगभग पूरी हो चुकी है, तो उस सारी चीजों को लेकर वो हाईकोर्ट आए थे और हाईकोर्ट में उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि जो उनके खिलाफ जो प्रतिद्वंदी चुनाव लड़े थे, उनको उन्होंने हराया था, वो काफी मजबूत थे और इसलिए राजनीतिक द्वेष से उनके खिलाफ ये जांच की जा रही है। हालांकि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने फिलहाल उन पर जो जांच चल रही है उस पर रोक लगा दी है और सरकार को नोटिस जारी किए हैं और सरकार ने हाईकोर्ट में ही नोटिस को ले लिया है और 1 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करना है। लेकिन अब गौर करने वाली बात यह है कि अब 1 हफ्ते के दौरान जो राज्य सरकार ने अपने जवाब दाखिल करना है, उसमें सरकार क्या चीजों को लेके आती है। अगर सरकार अपनी रिपोर्ट को मजबूत करके लाती है तो मुश्किलें उसके बाद भी जो उत्तरकाशी जिला पंचायत है उनकी बढ़ सकती हैं। जी वीरेंद्र, देखना होगा कि अब आके सरकार क्या करती है, जो रोक लगी है उसके खिलाफ जाती है डबल बेंच में या क्या करती है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।
इधर उत्तरकाशी से बड़ी खबर, यहां फर्जी तरीके से विधवा पेंशन लेना एक विवाहित महिला को महंगा पड़ गया। महिला बीते 18 साल से विधवा पेंशन ले रही थी। सिंदूरी गांव के रहने वाली प्रतिमा देवी पर गलत प्रमाण पत्र लगाकर विधवा पेंशन लेने का आरोप है। अब समाज कल्याण विभाग 2 हफ्ते में महिला से रकम की वसूली करेगा। महिला ने 18 साल में 97,400 रुपए की पेंशन ली है।